ज़रा सोच कर देखिए एक ऐसे सिचुएशन को जब आपके कमरे में कोई खिड़कियां नहीं हो, मीन्स द रूम विदाउट द विंडोज़। ऐसी हालत में आप अपने कमरे से बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा शरीर भी, हमारा बॉडी भी एक रूम की तरह है, तो हमारी आँखें उसमें विंडोज़ की तरह काम करती हैं, जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कराती हैं। हम नेचर्स की ब्यूटी को देखते हैं, उसे एप्रिशिएट करते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को देखकर बता सकते हैं कि इसका मास कितना हो सकता है। हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई है। हम ये भी बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से हमारी तरफ अप्रोच कर रही है या हमसे दूर जा रही है। हम अलग अलग कलर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसकी ब्यूटी को समझ पाते हैं। आँखें सिर्फ इतना ही काम नहीं करती हैं, बल्कि ये हमें इमोशंस और सेंसेशंस को भी समझने में हेल्प करती हैं। और न जाने आँखों के और कितने फंक्शंस हैं। वेलकम टू फिज़िक्स अबॉर्ड। दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑन द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इस पहले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई और इसकी फंक्शनिंग को। लेट्स स्टार्ट नाउ। द ह्यूमन आई ये नेचर का, प्रकृति का सबसे नायाब या सबसे कीमती तोहफा है हम सबों के लिए। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर को जितना हो सकेगा सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि हम सिंप्लिसिटी से आइज़ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझ पाएँ। ये जो टफ कर्व्ड पार्ट देख रहे हैं, ये कॉर्निया कहलाता है। अब यहाँ पर कॉर्निया के जस्ट पीछे ये छोटा सा स्ट्रक्चर, ये कहलाता है आइरिस। आइरिस के बीचों बीच यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जो कहलाती है प्यूपिल। ये है सिलियरी मसल्स। इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ सो दैट के समझने में आसानी हो जाए। क्या है ये है सिलियरी मसल्स। इससे अटैच्ड सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। ये क्या है? दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो आपने देखा, आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी इसकी। कैसा दिख रहा है ये? कॉन्वेक्स लेंस जैसा। ये जो कन्वेक्स शेप में है ये कहलाता है आई लेंस। और ये पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, दिस इज ऑप्टिक
नर्व। ये पोर्शन छोटा सा जहाँ पर ये पूरा रेटिना है, ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। रेटिना आई का कर्टेन है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जहाँ पर जंक्शन है, ये आपका जंक्शन है, ये पॉइंट कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। और ठीक रेटिना के बीचों बीच एक पोर्शन होता है, मान लेते हैं कि वो पोर्शन कुछ यहाँ पर है, ये पोर्शन फोविया कहलाता है। नाउ कॉर्निया और लेंस के बीच में ट्रांसपेरेंट वाटरी लिक्विड फॉर्म करता रहता है और उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। और लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में ये पूरा का पूरा एक डार्क चैम्बर है और इसके अंदर ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल भरी हुई रहती है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। जेली लाइक मटेरियल है और वो भी ट्रांसपेरेंट, यहाँ वाटरी फ्लूइड है। इज दैट ओके? और ये भी फ्लूइड ही है, विट्रियस ह्यूमर भी एक फ्लूइड है बट जेली लाइक है वो। और यहाँ पर क्या है? वाटर के जैसा है, पानी के जैसा फॉर्म करता रहता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको मैं डील करना चाहता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आइज़ का लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन ऑन द फ्रंट ऑफ द फेस। इन अ बोनी सॉकेट, एक सॉकेट है हमारे चेहरे पे बना हुआ और वहीं आई लोकेटेड है। कुशन भी है उसमें, कुशन्ड इन फैटी कनेक्टिव टिश्यू। इज दैट ओके? सो सबसे पहले आपने लोकेशन समझ लिया। ऑन द फ्रंट ऑफ द फेस इन अ बोनी सॉकेट कुशन्ड इन फैटी कनेक्टिव टिश्यूज। नाउ साइज क्या है? साइज अलग अलग पर्सन में हो सकता है वेरी करे, बट डायमीटर ऑफ द आई इन एडल्ट person is about 2.3 सेंटीमीटर। ये वेरी भी कर सकता है। सो एक तो लोकेशन पता चल गया, दूसरा आपको साइज पता चल गया। अब एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक पोर्शन में भूल गया, ये जो पूरा वाइट पोर्शन आपको फ्रंट ऑफ द आई में दिखाई दे रहा है वो है एस्क्लेरा, या इसे सिंपली वाइट ऑफ द आई भी कहते हैं। सो हम लोग समझेंगे अब एक एक करके हर एक पार्ट के बारे में। शुरू करते हैं एस्क्लेरा से। ये जो वाइट पोर्शन हमारी आँखों में दिखाई देता है उसे हम एस्क्लेरा या वाइट कहते हैं। एस्क्लेरा या वाइट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी को समझ लें। इट इज फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल। कैप्सूल के बारे में जानते हैं हम सभी। अक्सर जब बीमार पड़ जाते हैं तो मेडिसिन डॉक्टर्स के सजेशन पर जब लेते हैं तो उसमें हो सकता है कैप्सूल भी हो। कैप्सूल एक ऐसी कवरिंग होती है जो मेडिसिन को प्रोटेक्ट करती है। देयरफॉर एस्क्लेरा इट इज फेयरली टफ
टू प्रोटेक्ट internal parts of the eyes। इतना टफ होता है कि आसानी से जो इंटरनल पार्ट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल है, कैप्सूल का मतलब ही ऑलरेडी क्लियर कर दिया है मैंने कि जो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। नाउ इट विथ ए स्टैंड द प्रेशर, प्रेशर कौन सा है? यह प्रेशर कहलाता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। इसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे कैसे आता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, IOP। सो इट विथ स्टैंड द प्रेशर दैट इज इंट्राक्यूलर प्रेशर इनसाइड द eyes। Sclera maintains the shape of the eye। एंड आपको मालूम है कि हमारा आई बॉल रोटेट करता है, मोशन में रहता है। देखिए जिधर आप चाहें घुमा सकते हैं, इधर देखना हो इधर देखना हो, तो आई बॉल क्या करता है, वो हमेशा मोशन में, जब आपको जैसी ज़रूरत होती है आप रख पाते हैं। उस मोशन के लिए हमें मसल्स की ज़रूरत होती है। वो मसल्स किसके साथ अटैच्ड होता है? वो मसल्स इंसर्टेड होता है स्क्लेरा में, यानी ये जो वाइट पार्ट है उसमें वो मसल्स इंसर्टेड रहता है जिससे आई बॉल का मोशन आसानी से हो सके। द मसल्स फाइबर which controls the motion of the eyeball is inserted into sclera। ठीक है, सो स्क्लेरा में वो मसल्स फाइबर इंसर्टेड होता है। सो देख लीजिए स्क्लेरा की कितनी सारी प्रॉपर्टी है। ये पूरे इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, आई को राइट शेप में रखता है, जो अंदर से प्रेशर बन रहा है जिसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं उसके सामने डट कर खड़ा हुआ रहता है, सो दैट कि आई का शेप अच्छे से मेंटेन रह सके। और क्या है, जो भी मसल्स के फाइबर हैं वो उसके अंदर इंसर्टेड हैं, सो दैट के आई बॉल का जो मोशन है वो आसानी से कंट्रोल किया जा सके। आइए बढ़ते हैं, समझते हैं कॉर्निया को। कॉर्निया वो पोर्शन है जहाँ से लाइट रेज इंटर करती हैं आइज़ के अंदर। ये आई का फ्रंट पोर्शन है, दिस इज आई फ्रंट पोर्शन, जिससे होगा लाइट इंटर करती है। दिस इज आई फ्रंट पोर्शन थ्रू विच लाइट enters the eye। ये फ्रंट पोर्शन कर्व्ड है, आउटसाइड की तरफ कर्व्ड है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। दिस इज टफ पोर्शन और टफ मेम्ब्रेन कर्व्ड आउटसाइड, कर्व्ड आउटसाइड और कन्वेक्स आउटवर्ड। ओके, और तीसरा ये है कि जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज आइरिस। एक तरह से आप कहें तो कॉर्निया आइरिस को प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा है। सो
कर्व्ड आउटसाइड पोर्शन, जिसको कन्वेक्स आउटवर्ड आप कह सकते हैं, बाहर से देखने पर लग रहा है एक टफ एंड ट्रांसपेरेंट क्या है, मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है आई के अंदर। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कॉर्निया का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज refractive index of cornea is 1.38, that is n is equal to 1.38। इससे एक कॉन्सेप्ट समझने में हमें मदद मिलेगी, जिसके आगे हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आइरिस के बारे में। आइरिस, आप सभी आँखों के बारे में ज़रूर चर्चा करते हैं कि किन की आँखें कितनी अच्छी या अट्रैक्टिव दिखने से लग रही हैं, जैसे ब्लैक आइज़ या फिर ग्रीन आइज़ या फिर ब्लू आइज़ या फिर ब्राउन आइज़, जिसको कत्थई आँखें भी आप कहते हैं। और आप देखिएगा तो मूवीज़ में, सिनेमाज में जो भी लिरिक्स लिखे जाते हैं, उनमें बहुत सारे लिरिक्स आपको आँखों के अराउंड लिखे जाते हैं। सो आइरिस वही है जिससे आपकी आइज़ का कलर डिसाइड होता है। स्क्लेरा तो पूरा वाइट है, लेकिन डिसाइड कहाँ से होता है, ये जो मिडिल पोर्शन आप देख पा रहे हैं अपने आइज़ में फ्रंट से, वो आइरिस है। दिस इज colored curtain of the eye, यानी यहीं से आप क्या करते हैं, आँखों के कलर को देख पाते हैं या डिसाइड कर पाते हैं। किसके कारण? आइरिस के कारण। इसका दूसरा काम जो है वो ये है कि इट रेगुलेट्स द amount of light that enters the eye, यानी कितना अमाउंट ऑफ लाइट आई के अंदर एंटर करेगा, आइरिस इसे रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? थ्रू प्यूपिल। ये जो प्यूपिल आपने देखा है कहाँ पे है? आइरिस के बीचों बीच का पोर्शन है। अगर उसको हम आई के स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए ये हमारी आई, ओके, तो ये जो आप कलर्ड पार्ट देख रहे हैं उसके बीचों बीच एक ऐसी ओपनिंग आपको दिखाई देती है, इस कलर्ड पार्ट के बीचों बीच। ओके, ये कौन सा पोर्शन हो गया? ये पोर्शन हो गया आपका, ये आइरिस हो गया, और ये जो पोर्शन है एग्जैक्टली इन द मिडिल, दिस इज प्यूपिल। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को कंट्रोल करता है, उसके साइज को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि आप जब ब्राइट लाइट में होते हैं तो आइरिस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। क्या करा देता है? कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसको छोटा कर देता है, उसको श्रिंक कराकर उसकी ओपनिंग को और कम कर देता है, जिससे अमाउंट ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी यानी कितनी लाइट की तीव्रता है, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट, if the amount of light enters the eye is large enough, then iris contracts the pupil. Iris contracts the pupil, यानी प्यूपिल के साइज को
छोटा कर देता है। इससे क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में जो लाइट यहाँ से इंटर कर रही होती है वो इसके साइज़ के छोटे हो जाने से और कम इंटर करती है, और लाइट रे हमेशा एनर्जी लेकर आती है जिसे इंटेंसिटी कहते हैं। उस एनर्जी को इंटेंसिटी कहा जाता है, मीन्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सो अगर बहुत ज़्यादा लाइट रे एंटर कर जाए अचानक से तो ये रेटिना को डैमेज कर सकती है। अचानक से फ्लैश ऑफ लाइट अगर आपके आँखों से होकर गुजर जाए कॉर्निया के पोर्शन से तो वो रेटिना को डैमेज कर सकती है। देयरफॉर क्या करता है आइरिस, इस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उसके साइज़ को छोटा कर देता है और अमाउंट ऑफ लाइट कम जाती है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल कर देता है। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ लाइट बहुत कम हो, आप डिम लाइट में हो या आप बहुत कम रोशनी में स्टडी कर रहे हो, तो वैसे व्हेन अमाउंट ऑफ लाइट is lesser than the normal, in that case आइरिस क्या करता है, एक्सपैंड कर देता है प्यूपिल को। आइरिस एक्सपैंड्स द प्यूपिल, यानी उसके साइज को इंक्रीज कर देता है। हो सकता है साइज इतना बड़ा भी हो जाए, ओके, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा, सो दैट ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर तक जा सके, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो और उसके कारण रेटिना पर जो इमेज बन रहा है वो साफ साफ बने। प्यूपिल की अगर लिटरेचर में मीनिंग ढूंढेंगे तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट। इज दैट ओके? लिटरल मीनिंग ऑफ प्यूपिल इज स्टूडेंट। सो बहुत सोच समझकर नाम रखा गया होगा कि आइरिस एक टीचर की तरह प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है। देयरफॉर क्या करता है, जब अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ब्राइट होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिड्यूस करने के लिए इसे कॉन्ट्रैक्ट करके नॉर्मल शेप से, साइज से छोटा कर देता है। और अगर अमाउंट ऑफ लाइट काफ़ी कम है तो उस हालत में क्या करता है, प्यूपिल को एक्सपैंड कर देता है, उसके साइज को बड़ा कर देता है, सो डैट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आइज़ में इंटर कर सके। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि रेटिना डैमेज नहीं होती है और जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है रेटिना पे वो क्लियरली हमें दिख सके, वो इमेज बिल्कुल साफ साफ हो। लेकिन एक बार जब प्यूपिल एक्सपैंड कर जाए या कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो अपने नेचुरल शेप में आने में थोड़ा टाइम लेता है। यही कारण है कि जब भी आप अचानक से ब्राइट लाइट से होते हुए अगर अपने कमरे में आ जाएं जहाँ पे लाइट पहले से डिम है तो आपको कमरे में अंधेरा अंधेरा लगता है। जब आप मल्टीप्लेक्सेस में या सिनेमा घरों में कभी फिल्म देखने गए होंगे या जाते होंगे तो इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप बाहर की दुनिया से उस सिनेमा थिएटर के अंदर या फिर मल्टीप्लेक्स के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पहले से रोशनी कम होती है और आपको अंदर जाकर काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस फील होती है। लेकिन जब आप वहाँ जाकर अपने सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बैठ जाते हैं तो फिर आपको अंदर की दुनिया धीरे धीरे दिखने लगती है, कौन कहाँ बैठा हुआ है या लोकेशन आपकी क्या है, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे दिखने लगती हैं। मान लीजिए कभी कमरे में आप बैठे हुए हैं, डिम लाइट है और अचानक से किसी ने एक ज़्यादा पावर के लाइट को ऑन कर दिया तो आपकी आंखें क्या होती है उस वक्त, बिल्कुल फ्लैशी लाइट की वजह से बंद होने लगती है। सो आइरिस एंड प्यूपिल इन लाइट की इंटेंसिटी को किस अमाउंट में इंटर करना चाहिए इसको कंट्रोल करती है। आइए देखते हैं अब एक्वस ह्यूमर के बारे में। एक्वस ह्यूमर क्या है, ऑलरेडी मैंने इंट्रो में ही बता दिया था कि ये एक वाटरी लिक्विड है। वाटरी कहने से ही ट्रांसपेरेंट समझ में आ जाना चाहिए। वाटरी
लिक्विड दैट इज फिल्ड और दैट इज फॉर्मिंग, ये फॉर्म करता रहता है बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। इज दैट ओके? यानी कॉर्निया ये और आई लेंस के बीच में ये जो वाटरी लिक्विड का फॉर्मेशन होता रहता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये काम क्या करता है? इसका काम है टू मेंटेन इंट्रा ओक्यूलर, मैंने बताया है कि ये एक तरह का प्रेशर है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, यानी आइज़ को जो प्रेशर की ज़रूरत होती है उसको ये मेंटेन करके रखता है। दूसरा काम क्या होता है इसका? ये ओनली फ्लूइड है जो कॉर्निया से लेंस को अटैच करता है। सिर्फ अटैचमेंट का काम ही नहीं करता है बल्कि इट फंक्शंस लाइक अ ब्लड प्लाज्मा। किसकी तरह काम कर रहा है? ब्लड प्लाज्मा की तरह काम कर रहा है। इसका काम क्या हो जाएगा? आपको मालूम होना चाहिए कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में कोई भी ब्लड वेसल नहीं है। देयर इज नो ब्लड वेसल, देयर इज नो ब्लड वेसल between cornea and lens. It is the only link between circulatory system and लेंस और कॉर्निया। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, ब्लड वेसल कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो आखिर कौन कनेक्ट करेगा? सो एक्वस ह्यूमर क्या करता है? एक ब्लड प्लाज्मा की तरह काम करता है। आप देख पा रहे हैं कि जिस पोर्शन में एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर कैसा काम कर रहा है? ब्लड प्लाज्मा का काम कर रहा है। चूँकि यहाँ पर कोई ब्लड वेसल नहीं है तो आखिर कॉर्निया को और लेंस को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी किसके थ्रू मिल रही है? एक्वस ह्यूमर की थ्रू मिल रही है। इसका मतलब एक्वस ह्यूमर क्या कर रहा है? एक्वस ह्यूमर मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ कॉर्निया एंड eye lens by providing nutrients। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। एक चीज़ और बता दें एक्वस ह्यूमर के बारे में, वो है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर इज़ 1.33। आगे चलकर मैं जिस चीज़ की रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ उस पर मैं चर्चा करूँगा। आइए समझते हैं आई लेंस को। आई लेंस सिंप्लिसिटी की वजह से मैंने यहाँ पर एक ही दिखाया है, बट ये लेयर्स ऑफ द लेंस होते हैं। आई लेंस इट इज इलास्टिक स्ट्रक्चर। इलास्टिक कहने का मतलब जो फ्लेक्सिबल हो। इट इज इलास्टिक स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। यानी हमारा जो आई लेंस है वो प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है और इलास्टिक स्ट्रक्चर है। दूसरा ये है इट इज़ इन कॉन्वेक्स शेप। आप इसको कह सकते हैं कि ये लेयर्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है। इट हैज़
layers of convex lens something like the layers of onion। जैसे ऑनियन में मल्टी लेयर होता है, उसी तरह ये भी मल्टी लेयर्स का कॉन्वेक्स शेप का लेंस होता है। इसकी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1.38 होती है। अब क्या है कि लाइट कॉर्निया से एंटर हुई और एक्वस ह्यूमर वाले पोर्शन से होते हुए प्यूपिल के थ्रू लेंस के अंदर आई और लेंस से होते हुए रेफ्रैक्ट करते हुए, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी आपको मालूम है। कॉन्वेक्स लेंस में लाइट जब एंटर करती थी ऐसे, तो आप देखते थे वो बेंड कर जाती थी टुवर्ड्स द नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं ना कहीं जाके कट कर जाती थी। सो यहाँ पर क्या है, मल्टी लेयर्स होने की वजह से और वो भी कर्व्ड होने की वजह से लाइट जो है वो आसानी से मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? मान लीजिए ये पैरेलल रे आ रही है, धीरे धीरे मुड़ती जा रही है टुवर्ड्स द रेटिना, ये मुड़कर चली जाती है। किधर जाती है? रेटिना के ऊपर। ये जो पीछे रेटिना है, अगर ये उसको ठीक से बेंड नहीं कराए रिफ्रैक्शन के थ्रू, तो रेटिना पर हो सकता है एक पॉइंट पर सारी रेज ऑफ लाइट जाकर फॉल नहीं करेगी और देयरफॉर इमेज शार्प या अच्छा नहीं बन पाएगा। सो कर्व्ड लेयर्स होने की वजह से क्या होता है, रेज ऑफ लाइट जो बाहर से आ रही होती है वो धीरे धीरे बेंड करते करते रेटिना की तरफ एक पॉइंट पर जाकर इमेज बनाने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। आइए देखते हैं अब इस डार्क चैम्बर के बारे में। बिहाइंड द आई लेंस ये पूरा डार्क चैम्बर है, बिल्कुल डार्क, जिसमें ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। क्या है ये? विट्रियस ह्यूमर है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहीं पर लिख दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 1.34। पीछे जाके चेकआउट कर लीजिएगा लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखी थी आई लेंस की, वो शायद 1.38 लिख दी थी। सो ये 1.38 ना लिखकर प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे करेक्ट कर लीजिए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी 1.4, ओके, नॉट 1.38। इट इज़ ट्रांसपेरेंट जेली like fluid filled between lens and retina। और इसका भी काम है, it maintains the intraocular pressure। इंट्राओक्यूलर प्रेशर ये एक टाइप का प्रेशर है जो आई के शेप को मेंटेन रखता है, यानी आई को शेप में मेंटेन रखता है हमारे बोनी सॉकेट के अंदर। एक चीज़ बता दूं कि ये जो एक्वस ह्यूमर है ये कॉन्टिन्यूसली फॉर्म करता रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो रेटिना जहाँ पर फॉर्म कर रहा है या रेटिना जिस पोर्शन में है वहाँ पर कोरोइड होता है, ये जिस पर वो बना होता है। कौन बना होता है? कोरोइड के ऊपर रेटिना बना हुआ रहता है। सो विट्रियस ह्यूमर का काम क्या है? रेटिना को स्मूथली कोरोइड के साथ अटैच्ड रखता है सो दैट के उस पर इमेज आसानी से फॉर्म करे। सो रेटिना पर इमेज फॉर्म कराने में विट्रियस ह्यूमर का बहुत बड़ा रोल है। आइए अब समझते हैं रेटिना को। नाउ वी विल सी रेटिना। रेटिना एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट इज दैट कर्टेन ऑफ द आई, दैट कर्टेन ऑफ द आई
at which image is formed, at which image is formed। अब आइए रेटिना को थोड़ा सा समझें ये कि रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स में लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स या केमिकल्स होते हैं और इन सेल्स का जो शेप होता है वो जनरली रॉड शेप और कोन शेप का होता है। यानी शेप के हिसाब से सेल्स दो तरह के होते हैं, या तो वो रॉड के शेप में होते हैं या कोन के शेप में होते हैं। ओके, तो रॉड या कोन के शेप के हिसाब से उन सेल का नाम रॉड या कोन दिया गया है। रॉड शेप सेल्स का काम ये होते हैं, इट इज सेंसिटिव टू डिम लाइट, प्लस इट इज सेंसिटिव टू ग्रे और वाइट शेड्स। यानी ग्रे और वाइट के शेड्स यानी कलर्स को पहचानने में भी रॉड शेप सेल्स काम कर रहे होते हैं। और इट इज़ सेंसिटिव टू मोशन और मूवमेंट। तो डिम लाइट में अगर कोई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो रॉड शेप सेल है। वो क्या करता है, हमें ग्रे और वाइट की समझ देता है और मूवमेंट को या मोशन को भी डिम लाइट में हमें आसानी से समझा सकता है। इसकी जो संख्या है एस्टिमेटेड हमारे रेटिना के अंदर वो अबाउट 6 मिलियन है। यानी 6 मिलियन रॉड शेप सेल्स हैं हमारे रेटिना के ऊपर। आइए देखते हैं कोन शेप सेल्स के बारे में। कोन शेप की जो संख्या है वो अबाउट 120 मिलियंस या उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि रॉड शेप और कोन शेप सेल्स मिलाकर अबाउट 130 मिलियन हैं। तो जिसमें से अगर 6 मिलियन सिर्फ के आसपास अगर रॉड शेप्ड हैं तो 120 मिलियन से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, वो कोन शेप सेल हो जाएंगे। कोन शेप सेल का काम क्या है, जितने भी कलर हैं ये कलर सेंसिटिव होता है। कलर को रिकॉग्निशन का काम कौन करता है, वो करता है हमारा कोन शेप सेल्स रेटिना में। देयरफॉर आप याद रखना चाहें तो आसानी से याद रख सकते हैं C फॉर कोन एंड C फॉर कलर। सो कोन शेप सेल्स जो हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप जानते हैं कि जो ऑल है वो नाइट में आसानी से देख पाता है, जबकि हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ऑल के अंदर उनके आईज में जो कोन शेप सेल्स हैं मच लेस देन द रॉड शेप्ड सेल्स। और आप जानते हैं कि रॉड शेप्ड जो सेल्स होते हैं वो डिम लाइट में भी सेंसिटिव होते हैं। आसानी से आप डिम लाइट में ब्लैक एंड वाइट के शेड्स को समझ सकते हैं, उसके कलर को समझ सकते हैं और डिम लाइट में भी आप आसानी से देख सकते हैं। सो ऑल यही कारण है कि रात में बहुत आसानी से देख पाता है, जबकि हम लोगों की आंखों में कोन शेप के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू रॉड शेप्ड सेल्स। देयरफॉर हम लोग नाइट टाइम में आसानी से नहीं देख पाते हैं, बस हमें शेड्स दिखाई देते हैं, मूवमेंट समझ में आते हैं। अब एक पोर्शन मैंने लिखा था फोबिया का इस रेटिना के ऊपर,
एग्जैक्टली इन द मिडिल। फोबिया क्या है उसको भी समझ लेते हैं। फोबिया, ये इट इज येलोइश depression in the middle of retina, where there is large number of cones but no rods। यानी इस पोर्शन पर कोन्स हैं लेकिन रॉड्स बिल्कुल भी नहीं है, रॉड्स एब्सेंट हैं। देयरफॉर उस पोर्शन पर सिर्फ हमें कलर के ही सेंसेशन समझ में आते हैं, कोई ब्लैक एंड वाइट का शेड्स नहीं समझ में आता है, और उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जितने भी कलर सेंसिटिव पिगमेंट हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो विटामिन ए के बने होते हैं। सो ये आप अक्सर लोगों को या डॉक्टर्स को कहते हुए सुनेंगे कि विटामिन ए जितना हो सके लिया करो, सो दैट कि आइज़ के हेल्थ को आप मेंटेन रख पाओ। अब समझते हैं ब्लाइंड स्पॉट को। ब्लाइंड स्पॉट ये वो पोर्शन है, एक तरह से कहें जंक्शन है रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच का। इट इज junction between optic nerve and retina. In this portion there is only nerve. In this portion there is ओनली नर्व्स, और जब सिर्फ नर्व्स होंगे तो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स या केमिकल्स एब्सेंट होंगे। देयरफॉर वो पोर्शन क्या होता है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ विज़न। यहाँ पर कोई फिगर बनता हुआ या कोई इमेज बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। देयरफॉर दैट पोर्शन इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। और ये नर्व कहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं, वो ब्रेन से जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। अब आइए, लेंस के बारे में इतना कुछ समझ लिया था, सिलियरी मसल्स मैंने छोड़ा हुआ था। सिलियरी मसल्स का काम क्या है, सिलियरी मसल्स एक्चुअली इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रिलैक्सेशन करके या कॉन्ट्रैक्शन करके वो क्या करते हैं, लेंस के शेप को या तो थिन कर देते हैं या बल्ज्ड कर देते हैं, पहले से ज़्यादा थिकर कर देते हैं। और दोनों ही हालत में उससे क्या होता है, लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता हुआ चला जा रहा है। सो सिलियरी मसल्स एक मस्क्यूलर पार्ट है जो क्या करता है, एडजस्ट करता है किसको, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस को, खुद को या तो रिलैक्स करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। दोनों ही हालत में फोकल लेंथ चेंज होती है। और फोकल लेंथ क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि शेप जो है लेंस का वो चेंज हो जा रहा है। शेप कभी थिन हो जा रहा है, जब वो रिलैक्स्ड होती है तो क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट खींच जाता है। और जब सस्पेंसरी लिगामेंट खींच जाता है तो उसके कारण लेंस थिन हो जाता है। थिन हो जाता है तो फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज कर जाती है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण सस्पेंसरी लिगामेंट बिल्कुल आगे की तरफ आ जाता है और ये बल्ज कर जाता है। बल्ज करने के कारण थिक हो जाता है लेंस और उसकी फोकल लेंथ घट जाती है। आइए समझ लेते हैं ब्रीफली इमेज फॉर्मेशन को आइज़ के अंदर।
वो फिगर जो बना हुआ है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये पोर्शन हमारा रेटिना है, ये कॉर्निया का पोर्शन है, यहाँ पर मान लेते हैं ये आई लेंस है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, अब इसका जो रेज ऑफ लाइट यहाँ से जा रहा है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रेटिना पर इमेज बन रहा है ना, आई ने क्या किया, एक उल्टा इमेज बना दिया। किसी भी दिए हुए फिगर का वो उल्टा इमेज बनाता है। यहाँ तक कि अगर आप अभी ये लेक्चर देख रहे हैं और सामने ये जो नज़र आ रहा है वो भी आपके रेटिना पर ठीक इन्वर्टेड बन रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज बनता है वो रियल होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और इसी के कारण यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अब इस इन्वर्टेड इमेज को कौन सही करेगा? तो वो जो आप ऑप्टिक नर्व देख रहे हैं उसके थ्रू ये क्या होता है, सिग्नल्स बन के, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कहाँ भेजा जाता है? वो सिग्नल्स के थ्रू भेज दिया जाता है ब्रेन में, और ब्रेन क्या करता है, उससे फिजियोलॉजिकली एनालाइज करता है और आपको विदाउट टाइम लैग वो चीज़ समझने में मदद करता है। सो आई क्या कर रहा है, एक दिए हुए ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज रेटिना पर बना रहा है, और ब्रेन इस भेजे हुए सिग्नल को जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेजा गया है उसे बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, विदाउट एनी टाइम लैग, वो आपको आपके परसेप्शन में, आपके फिजियोलॉजी में बिल्कुल सीधा करके दिखा रहा है। देयरफॉर आई क्या है, एक apparatus की तरह काम कर रहा है। आई फंक्शन लाइक एन apparatus, जैसे कैमरा करता है, क्या करता है, इमेज बनाकर दे देता है, लेकिन वहाँ तो सीधा इमेज बन रहा है। लेकिन ये apparatus कैसा है, जो इमेज उल्टा बना रहा है, उसके बाद का काम कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। देयरफॉर ये एक सिर्फ फिजिकल काम कर रहा है। दिस इज इमेज फॉर्मेशन इज a physical work through eye। और ब्रेन क्या कर रहा है उसके आगे, ब्रेन डज फिजियोलॉजिकल वर्क। सो इमेज फॉर्मेशन जो है वो मिक्स है। इमेज फॉर्मेशन is a mix of physical and physiological phenomena। सो दोनों मिक्स है, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी था। समटाइम्स किसी पर्सन के ब्रेन में चोट लग जाती है, आई बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा होता है बट वो देख कुछ भी नहीं पाता है, क्योंकि उस पोर्शन में चोट लग गया है जहाँ ऑप्टिक नर्व जाके कनेक्टेड था। और अब वो क्या कर रहा है, आई तो इमेज फॉर्म कर रही है, लेकिन वो जो फिजियोलॉजिकल पार्ट था वहाँ पर कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा है। आई के बिल्कुल ठीक रहने के बाद भी अगर सर में चोट लग गया है, यानी ब्रेन में उस पोर्शन में चोट लग गया है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है, तो वो आदमी देख नहीं पा रहा है, जबकि आई क्लिनिकली फिजिकली बिल्कुल फिट है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एकोमोडेशन ऑफ
आई लेंस। सिर्फ और सिर्फ एकोमोडेशन भी लिखा हुआ रहता है। व्हेन रेज ऑफ लाइट comes or come from far off distance, तो वैसे रेज को पैरेलल रेज माना जाता है। लेकिन अगर डिस्टेंस कम हो तो रेज ऑफ लाइट ऐसा लगता है कि दिए हुए पॉइंट से जहाँ से आ रही है वहाँ से डाइवर्ज करती हुई नज़र आती है, यानी एक पॉइंट से अवे भागती हुई नज़र आती हैं। सो इसमें दो पॉइंट को हमें डिस्कशन करना है। कब कब? जब डिस्टेंस 6 मीटर से ज़्यादा हो तब, और जब डिस्टेंस 6 मीटर से कम और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तब एकोमोडेशन को देखना है और आई लेंस के फंक्शन को देखना है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको कि अगर ये कॉर्निया है और यहाँ लेंस है और एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलली फॉल करेगी इसके ऊपर और ये क्या होगी, ऐसे करके जाएगी और रेटिना पर इमेज, इन्वर्टेड इमेज बना देगी। ये रहा रेटिना पर इमेज। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर नहीं होकर नज़दीक हो, यहाँ हो बिल्कुल पास में, तो ये क्या होगा, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज करती है, कुछ ऐसे जाएगी और यहाँ जाकर फिर मुड़ेगी। ऐसे हालत में क्या होगा कि आई लेंस को अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ता है। यहाँ पर जो सिलियरी मसल्स के साथ ये अटैच था, यहाँ पर जब रे फार ऑफ डिस्टेंस से आ रही होती है तो सिलियरी मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है आई लेंस को एकोमोडेट कराने में या आई लेंस के शेप को चेंज करने में। ये बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाता है। रिलैक्स्ड हो जाने के कारण क्या होता है कि सस्पेंसरी लिगामेंट खींच जाता है और खींच जाने के कारण आई लेंस पहले से उसका शेप थिनर हो जाता है और थिनर होने के कारण फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है? थिनर होने के कारण फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। और आपको मालूम है कि पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ अगर इंक्रीज कर गया तो जो कन्वर्जिंग पावर है, चूँकि यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस है, ये याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। सो जो कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर वो रिड्यूस कर जाता है और इमेज रेटिना पर आसानी से फॉर्म कर जाता है। लेकिन जब नियर बाई ऑब्जेक्ट रखी होती है तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, डाइवर्ज करके इधर उधर भाग रही होती है। तो यहाँ पर सिलियरी मसल्स को क्या करना पड़ता है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट कराने के कारण सस्पेंसरी लिगामेंट को वो रिलैक्स छोड़ देता है। यहाँ पर क्या करता था, खींच लेता था, पुल कर देता था, यहाँ पर रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स करने से क्या होता है, ये जो लेंस है वो बल्ज कर जाता है, बल्ज कर जाता है एंड उसके कारण ये क्या हो जाता है, बल्जिंग के कारण थिक हो जाता है और जब थिक हो जाता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है। फोकल लेंथ जब डिक्रीज कर जाएगी तो पावर ऑफ द लेंस से आप जानते हैं कि अगर फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी तो पावर यानी कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस काफ़ी इंक्रीज कर जाएगी और इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर लेंस को खुद को एकोमोडेट करना पड़ा। किसके थ्रू, किसने करवाया, सिलियरी मसल्स ने लेंस को एकोमोडेट करवाया सो दैट
कि रेज को वो एकोमोडेट कर सके, और रेज जब एकोमोडेट हो जाएगी तो इमेज, शार्प इमेज या क्लियर इमेज रेटिना पर आसानी से बन जाएगा। देयरफॉर यही जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस कहलाता है। पहले केस में जब बहुत फार ऑफ डिस्टेंस पे रखा हुआ था तो रेज पैरेलल आ रही थी, तो उस हालत में सिलियरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स था और आई लेंस को कोई काम करना नहीं पड़ रहा, वो तो पहले ही से खींचा हुआ रिलैक्स्ड स्टेट में है। देयरफॉर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब दूर से आ रही होती है रेज तो उस हालत में ये अनएकोमोडेटेड कहलाता है। अनएकोमोडेटेड क्यों कहते हैं अनएकोमोडेटेड? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स्ड है, इसको खुद को एकोमोडेट यानी सिलियरी मसल्स ने आई लेंस को एकोमोडेट नहीं कराया है, यानी उसके पावर को एकोमोडेट नहीं कराया है और आसानी से ये इमेज बन गया। जबकि यहाँ पर एकोमोडेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलियरी मसल्स ने खुद को कॉन्ट्रैक्ट किया, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसको रिलैक्स छोड़ा, आई लेंस को फूलने दिया, थिक होने दिया, बल्ज करने दिया और उससे फोकल लेंथ को डिक्रीज कराया, और डिक्रीज कराने के बाद वो क्या हुआ, पावर ऑफ द लेंस बढ़ गया, यानी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया। अब वो क्या है, रेज को आसानी से एकोमोडेट करा रही है, इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। नाउ ये पावर ऑफ एकोमोडेशन आया कहाँ से? मैंने बहुत सारे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिखकर बताए थे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर से, जो मैंने कॉर्निया का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था वो 1.38, एक्वस ह्यूमर का जो बताया था वो कितना था 1.33, लेंस का जो बताया था वो था 1.4 और विट्रियस ह्यूमर का जो बताया था वो 1.34। चेक आउट कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा ये डाउट है कि हो सकता है मैंने लेंस का कुछ अलग से 1.38 वगैरह लिख दिया था, ये करेक्ट कर लीजिएगा अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो आप देखिए कि कॉर्निया और एयर का जो इंटरफेस है यहीं पर समझ लीजिए, यहाँ पर बाहर एयर है और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कितना मानते हैं, 1 है, ठीक है। तो कॉर्निया और एयर के इंटरफेस पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है, कहाँ 1 और कहाँ 1.38, तो सारा बेंडिंग तो यहीं पर हो जा रहा है, जो मैक्सिमम बेंडिंग है वो यहीं पर हो जा रही है। उसके बाद देखिए बहुत कम चेंजेस आ रहा है, 38, 33, फिर 4, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया लेंस के केस में। इसका मतलब है कि 1.33 और 1.4 में कितना डिफरेंस है, 0.07 का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन तो कुछ खास हो नहीं रहा है, तो आखिर लेंस का काम क्या है, तो लेंस का काम क्या है, एकोमोडेशन करने का काम है। देयरफॉर मैंने शुरू से ही आपको कहा था, जहाँ जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लिख रहा था कि आगे चलकर मैं इसको क्लियर करूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम क्या है। सो क्लियरली समझ लीजिए कि एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा सा है, 0.07 का है। देयरफॉर इस पोर्शन में रिफ्रैक्शन कहाँ ज़्यादा हो पा रहा है, जो भी करना था वो कॉर्निया और एयर का इंटरफेस कर रहा है। सो लेंस का काम तो रिफ्रैक्शन का कुछ खास बचा नहीं अब, तो ये क्या कर रहा है, मेनली ये एकोमोडेशन का काम कर रहा है, यानी जो इमेज के लिए रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से उसको एकोमोडेट कराकर रेटिना पर एक क्लियर इमेज का फॉर्मेशन करता है। अब आइए कब हम मानेंगे कि रेज पैरेलल आ रही है, तो 6 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस हो, यानी 6 मीटर एंड अबव, इन्फिनिटी तक, जहाँ तक आप देख सकते हैं वो क्या होता है, वो रिलैक्स्ड स्टेट है, सिलियरी मसल्स वहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स होती है और आप कह सकते हैं कि ये अनएकोमोडेटेड स्टेट है। लेकिन जब 6 मीटर से कम हो और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, यानी ये जो 25 सेंटीमीटर है ना, ये क्लियर विज़न की मिनिमम डिस्टेंस है, यानी डिस्टिंक्ट साफ साफ दिखने वाली
इमेज जो फॉर्म करेगी रेटिना पर उसकी ये मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। तो इससे आगे और 6 मीटर से कम जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहाँ से क्या होगा, रेज डाइवर्ज करती हुई नज़र आएगी और उस हालत में एकोमोडेशन ज़रूरी होता है। यही कारण है कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो बुक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 6 मीटर से कम होती है। वैसी हालत में सिलियरी मसल्स क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और सस्पेंसरी लिगामेंट को ढीला छोड़ता है, ये थिक हो जाती है और थिक होने के कारण क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है। कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, लेकिन उससे क्या होता है कि सिलियरी मसल्स और आई लेंस को लगातार उसी स्टेज में बने रहने के कारण पेन फील होने लगता है, जबकि डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को 6 मीटर से ज़्यादा की दूरी में जो भी देखना है ये रिलैक्स है, बिल्कुल इसको कोई परेशानी नहीं हो रही है। जबकि यहाँ पर इसमें स्ट्रेन आ रहा है और आई लेंस क्या हो रहा है, थिकर हो जा रहा है, जिसके कारण आइज़ में स्ट्रेन आ रहा है, हमें पेन फील होता है। आइज़ एक वर्सेटाइल एपरेटस है, इसके बारे में एक लेक्चर में समझना बेहद मुश्किल काम है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इनके पार्ट्स को या इनके फंक्शनिंग को समझाने की कोशिश करूं। होप कि आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।